हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स देखते हैं और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से लिया है, जो 15 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है फॉलिंग बिहाइंड। यदि एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत को बांग्लादेश के लचीलेपन और विकास से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। यदि आज के एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम इसे जीएस पेपर 3 मूलतः इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु, जैसा कि हम जानते हैं कि आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने अपना विश्व आर्थिक दृष्टिकोण वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में यह अनुमान लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद इस महामारी के दो आरंभिक और अत्यंत प्रभावित केंद्र स्पेन और इटली के अलावा किसी भी अन्य मुख्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करेगा। मतलब जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो गिरावट है वो सबसे अधिक होगी। सिर्फ दो देशों को छोड़ दीजिए, एक स्पेन और इटली, बाकी सारे देशों से सबसे ज्यादा जो गिरावट सकल घरेलू उत्पाद में देखी जाएगी वो भारत में ही देखी जाएगी। अब यहां पर हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ये दरअसल आईएमएफ और ये विश्व आर्थिक दृष्टिकोण है क्या। तो आईएमएफ की यदि हम बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। 189 मेंबर स्टेट्स हैं आईएमएफ में आज के समय में। यदि हम लोग इसके हिस्ट्री की बात करें तो इसको पूर्व में फंड के नाम से भी जाना जाता था और इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1944 में, तब इसको बनाया गया था। जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, यदि हम बात करें तो विश्व भर में मॉनेटरी कोऑपरेशन जो है वो प्रदान करना, साथ ही साथ दुनिया भर में हर देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज को कंट्रोल में रखना, उसके बाद विश्व भर में गरीबी को दूर करना और अंत में रोजगार को ज्यादा प्रमोट करना, साथ ही साथ देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बढ़ावा देने की कोशिश करना। ये जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा दी जाती है। अब यहां पे ये देखने की जरूरत है कि ये जो गिरावट है उसके पीछे जो सबसे बड़ा ये जो अनुमान लगाया गया है वो इस वजह से है कि भाई कहीं ना कहीं, जैसा हम लोगों ने देखा कि इतना सीवियर लॉकडाउन हम लोगों ने अपने देश में लगाया था इस कोरोना महामारी के दौरान, अब जब दोबारा से हम लोग सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर रहे हैं तो उन आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में जो समस्याएं हमको सामने आ रही हैं हमारे, कहीं ना कहीं ये उसके कारण से हो सकता है। यह हाल के वर्षों में भारत द्वारा अपनाए गए विकास पथ के लक्षणों और भारत में विकास की सततता के वृहत प्रश्न को भी प्रकट करता है। ये तो इस संदर्भ में हो गया। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे आश्चर्य करने वाली जो यहाँ पे इस रिपोर्ट का जो डेटा है, थोड़ा उसके संदर्भ में हम लोग बात करें। आईएमएफ द्वारा भारत की तुलना पड़ोसी बांग्लादेश के साथ किया जाना विशेष रूप से निर्देशपूर्ण है, जहां बताया गया कि इस वर्ष पहली बार प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ देगा। ये सबसे आश्चर्य में आने वाली बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के रेफरेंस में अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो पहली बार भारत से ज्यादा हुई है। अब यहां हमें देखना है कि जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं या पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी के संदर्भ में बात करते हैं तो ये होता क्या है। अब यदि हम लोग जीडीपी की बात करें तो देखिए, सबसे अनुकूल तरीका होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का। यदि हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी कुल मूल्य होता है हर वो चीज जो किसी देश में उसके लोगों और कंपनियों द्वारा
प्रोड्यूस की जाती है। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई वो पूरा का पूरा जो प्रोड्यूस है वो देश के नागरिकों से आया है या किसी विदेशी कंपनी से आया है। यदि वो भारत की सीमा में है तो सरकार उसे जीडीपी के रूप में काउंट करती है। अब यहीं पे ही पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो पर कैपिटा जीडीपी सबसे आसान तरीका होता है निकालने का। क्या? जो जीडीपी होती है, जीडीपी को यदि आप पॉपुलेशन, जो पूरी जो जनसंख्या है, उससे डिवाइड कर दें तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका पर कैपिटा जीडीपी। अब यहां पे ये जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट जो आई है अक्टूबर, अभी कुछ दिन पहले, उसमें कहा क्या गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके बारे में बात की गई है। नंबर 1, उसमें यह बोला गया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस साल, उसमें हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब श्रिंक करेगी, घटेगी। कितने प्रतिशत से? 10.3% की गिरावट आएगी। साथ ही साथ जो विश्व भर की जो ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ की यदि मैं बात करूं तो उसमें भी हम लोग एक कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। वो आएगा कॉन्ट्रैक्शन लगभग -4.4% से। हालांकि यह भी कहा गया है इस दृष्टिकोण में कि अगले वर्ष माने 2021 में हम लोग देखेंगे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दोबारा से उछाल लेगी और जो ग्रोथ होगी वो लगभग 8.8% की दर से होगी। आईएमएफ के अनुसार डॉलर के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में भारत में जो प्रति व्यक्ति आय इस वर्ष है उसमें लगभग 10% की गिरावट आई है और वो जो टोटल संख्या हमारे पास निकल करके आई है वो आई है $1,877। ये प्रति व्यक्ति जीडीपी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, जबकि बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसमें एक वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की? 4% की वृद्धि हो रही है बांग्लादेश में, और उस 4% की वृद्धि से जो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी हो जाएगी वो लगभग हो जाएगी $1,888। कुछ जरूरी तथ्य, यद्यपि यह भी संभावित है कि भारत में विकास दर की पुनर्वापसी के साथ अगले वर्ष यह स्थिति पुनः उलट जाएगी, ये कहा गया है। यहां पे थोड़ा सा मैं दोबारा से मैं डेटा के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। जैसा कि ये बोला जा रहा है कि इस वर्ष भारत की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो $1,877 है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पिछले 4 सालों में सबसे कम है, सबसे न्यूनतम लेवल पर है। और इसमें एक चीज और है, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनकी भी प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो भारत से ज्यादा है इस वर्ष। अब यदि अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा हमें देखना है, समझने की जरूरत है हमें कि भाई ये इतना बदलाव आया कैसे है। यदि अगर मैं आपसे बोलूं आज के मात्र 5 साल पहले, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 5 साल पहले जो इतना बड़ा बदलाव आया है, उसके बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो थोड़ा उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आज से 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो उस समय जो भारत की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी थी वो लगभग 40% ज्यादा थी बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने, यदि अगर हम लोग बात करें, बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया, बांग्लादेश ने, आप अगर हम लोग उसकी ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं CAGR की, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, बांग्लादेश की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 5 वर्षों में लगातार 9.1% से ऊपर रही है, लगभग इसी नंबर के आसपास रही है। जबकि भारत में यही कंपाउंडेड जो ग्रोथ रेट रही है वह मात्र 3.2% रही। लगभग आप देख सकते हैं 6% का फर्क रहा है। यह हमें देखने वाली बात है, यह सबसे जरूरी बात है। यदि हम लोग थोड़ा सा और अगर आगे इसमें देखेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कहा जरूर जा रहा है कि भाई जो भारत की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो अगले साल फिर बांग्लादेश से ऊपर हो जाएगी, लेकिन आने वाले समय में उसमें भी एक हम ट्रेंड देखेंगे, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन फिर भी ऐसे कारण मौजूद हैं जो बताते हैं कि दीर्घकालिक प्रवृत्ति भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, आईएमएफ के अनुसार बांग्लादेश की चक्रवृद्धि, ये जो CAGR चक्रवृद्धि दर जो था वो पिछले 5 वर्षों से भारत की तुलना में लगभग 6% अधिक रहा। भारत का 3.2 और बांग्लादेश का 9.1, लगभग 6%। निश्चय ही ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के कुछ अनिर्णित अंतरों को दर्शाता है जिन पर अधिक सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। समय है, हमें सीखने की जरूरत है।
दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सबसे स्पष्ट अंतर निश्चित रूप से बांग्लादेश का निर्यात उन्मुक्त दृष्टिकोण है। देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं कि ये बांग्लादेश में इतना बदलाव कहां से आया, तो एक नंबर मैं आपको और देता हूं। एक दोबारा से मैं यहां पे एक नंबर की मैं बात करूंगा आपसे। पिछले 5 वर्षों में यदि हम लोग बात करें कि सन 2015 से, यदि हम लोग देखें कि सन 2015 की तुलना में अगर हम लोग बात करें और आज 2020 के संदर्भ में हम लोग बात करें, तो इन 5 वर्षों में बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो लगभग 45% की वृद्धि उसमें दर्ज हुई है। मतलब जो एक्सपोर्ट 2015 में होता था उसमें 45% का इंक्रीज देखा है हमने 2020 में। पिछले साल यदि हम लोग बात करते हैं 2019 की, तो वहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई जो बांग्लादेश का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है वो रहा है $45 बिलियन। 45 बिलियन डॉलर्स ये बांग्लादेश का निर्यात रहा है 2019 में। हालांकि यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 5 सालों में लगभग एक समान ही स्टैग्नेंट सा रहा है। इसका प्रमुख कारण जो है वो वस्त्र उद्योग, बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत शानदार है, और साथ ही साथ शुरुआत में कुछ कारण थे जो चिंता का विषय थे, लेकिन बांग्लादेश ने हर स्टैंडर्ड, हर नॉर्म का पालन किया है और आज के समय में बांग्लादेश जो है वो विश्व का एक तरीके से आप कह सकते हैं टेक्सटाइल हब बन चुका है। यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई भारत में यदि हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो किस तरीके से भारत स्टैग्नेंट रहा और बांग्लादेश ने अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाया है, लेकिन फिर भी भारत में सही सबक सीखने की एक विषम अनिच्छा बनी हुई है। वास्तव में भारत में नीति अधिक अंतर्मुखी हो गई है। आशा की जाती है कि अब इस दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आएगा। भारत को अब ये जो अपनी नीति जो अंतर्मुखी है इसको बदलना पड़ेगा। इनवर्ड लुकिंग छोड़िए, बाहर की ओर देखना पड़ेगा। भारत में, भारत की राजनीति में जब कभी भी बांग्लादेश का जिक्र आता है तो मात्र एक ही वजह से आता है, वो होता है हमेशा जो गैर कानूनी, जो अवैध शरणार्थी है, हमेशा उस संदर्भ में। हालांकि ये देखने वाली बात है कि अब ये समस्या भी धीरे धीरे बांग्लादेश जो है वो कंट्रोल करता जा रहा है पिछले 1 दशक से। देखिए, किसी भी जगह से जब माइग्रेशन होता है तो जो मूलतः कारण, जो सबसे प्रमुख कारण होता है वॉर, लड़ाई के अलावा, वो होता है रोजगार। अब लोगों को वहां पे सरकार जो है वो रोजगार मुहैया कराने लगी है, इसलिए ये जो शरणार्थी जो बांग्लादेश से भारत आया करते थे, अब धीरे धीरे उसमें भी गिरावट हो रही है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो दोनों देश हैं, जो भारत का ये जो पड़ोसी है, हमें कुछ जगहों पे इससे भी सीख लेने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे की चुनौतियां हैं कुछ बांग्लादेश के सामने, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ और चीजों को पे भी नजर डालनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा है कि भाई अगले साल 2021 में भारत की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी रहेगी वो लगभग रहेगी $2030, और जो बांग्लादेश की रहेगी वो रहेगी लगभग $1990। हालांकि ये तो अगले साल का है, ये 2021 के रेफरेंस में है, लेकिन यदि हम लोग 2024 के संदर्भ में बात करें तो इसी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दोनों देशों की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो लगभग $2540 हो जाएगी, और उसके अगले वर्ष यानी कि 2025 में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ देगा और बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग $2760 और भारत की रह जाएगी $2730। तो हमें इस पे गौर करने की अब जरूरत है। सिर्फ इकोनॉमी के टर्म्स पे ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बांग्लादेश का स्थान भारत से ऊपर है, और यदि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वहां पे भी बांग्लादेश भारत से मात्र 2 स्थान नीचे है बस। तो यहां पे देखिए, हमें समझना होगा कि बांग्लादेश के सामने भी इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं। जो मूलतः चुनौती है वो सबसे बड़ी ये कि वो केवल वस्त्र उद्योग पे ही निर्भर है, बाकी उन्होंने अपने यहां पे किसी और सेक्टर को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया है। यदि बांग्लादेश एक कंप्लीट विकास चाहता है, कंप्लीट ग्रोथ चाहता है, तो उसको बाकी सेक्टर्स पर भी ध्यान जो है वो देना पड़ेगा, अलग अलग विविधता लानी पड़ेगी। सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर ही नहीं, उसको बाकी चीजों में भी अपना निर्यात जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि भाई बांग्लादेश 2017-18 तक एक लो इनकम कंट्री था,
तो उसके बाद उसको एक डेवलपिंग कंट्री का जो है वो नाम मिल चुका है। तो जब तक तो वो एक लो इनकम कंट्री था, उस टाइम पर बांग्लादेश को कई सारी ऐसी सुविधाएं थी जो विश्व के कई देशों से मिली थी। लेकिन जैसे ही ये टैग चेंज हुआ, अब बांग्लादेश के सामने वो जो पहले जो छूट मिलती थी, जो रियायत मिलती थी, वो मिलना बंद हो जाएगी। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसका क्या असर पड़ता है बांग्लादेश के ऊपर। साथ ही साथ यहां पर हमें देखना है कि भाई ये दोनों देश जो हैं, वो दोनों देश किस तरीके से एक बेहतर रणनीति का इस्तेमाल करते हैं अपने इंक्रीज में, अपने ग्रोथ में। और यहां पर जो सबसे बड़ी सीख है वो भारत के संदर्भ में, और वो ये कि भारत को बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है। और जो चीजें बेहतर हो सकती हैं बांग्लादेश और भारत के संदर्भ में, या फिर अगर हम लोग बोलें भारत अपनी जो आर्थिक जो विकास है उसको बढ़ाने में किन किन चीजों को सबक ले सकता है बांग्लादेश से, वो जरूर देखना चाहिए और सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। अब आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ सवाल जो पूछे जा सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वो मूलतः आईएमएफ के संदर्भ में आपसे पूछ सकता है स्थापना कब हुई, फुल फॉर्म क्या है, किसने बनाया था, कौन से सन में बनी थी, प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ इस तरीके से, मेंबर कंट्रीज कितने हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इस पे सवाल भी पूछा जा चुका है पूर्व में, यूपीएससी ने इस पे सवाल भी पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने बात करी यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद की, और भी कई सारे फैक्टर्स जैसे कि जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में एक आप जानकारी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका आज का एडिटोरियल एनालिसिस। धन्यवाद।